तो बच्चों, जैसे हमने बताया था कि ये एक सीरीज में रहेगा आपका एनसीईआरटी का, और हमारा जो तरीका रहेगा वो एक टॉपिक बेस रहेगा। हम टॉपिक पिक करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी उस सब्जेक्ट को पिक करते हुए चलेंगे, सॉरी। और उस सब्जेक्ट के अंदर में जितने भी टॉपिक हैं उनको एनसीईआरटी का बेस बनाकर हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम केवल एनसीईआरटी तक ही नहीं रहने वाले, हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाएंगे, क्योंकि मेरी क्लास का कोई भी लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं आपको ये गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपको कहीं से भी कोई और रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। ये एनसीईआरटी से ऊपर के ही जाएंगे हम लोग, हम केवल एनसीईआरटी तक नहीं रहेंगे, बियॉन्ड एनसीईआरटी जाएंगे हम उसके अंदर में। ओके। और जैसे हमने ये डिसाइड किया था कि क्लासेस जो रहेंगी वो हमारी बाइलिंगुअल मोड में रहेंगी। मेरे ख्याल से कुछ कर्नाटका के स्टूडेंट्स जो है उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट केरला के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, क्योंकि मैंने देखा है कि कर्नाटका और केरला में हिंदी समझ लेते हैं, बट जो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है हिंदी के अंदर में। ओके। डॉक्टर छानू, ओके, एम आई राइट? हाँ जी सर। है ना? बिकॉज तमिलनाडु में थोड़ा सा हिंदी का प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन कर्नाटका और केरला में मैंने देखा नहीं, केरला में भी ज्यादातर लोग हिंदी समझ लेते हैं, है ना? और ये चीज है। चलिए फिर, जो जो भी है हम लोगों को ये डिस्कस भी करना है और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके बारे में एलैबोरेशन भी करना है हम लोगों को। ओके। तो मैं एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ कि हिंदी मीडियम जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी कम होती जा रही है, और काफी काफी कम हो गई है हिंदी मीडियम की परफॉर्मेंस। अगर हम देखें तो अभी जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, मतलब ना के बराबर स्टूडेंट्स हैं जिनका फाइनल लिस्ट के अंदर में सिलेक्शन है। ओके। तो उसके पीछे भी क्या रीजन है, क्या कारण है कि हिंदी माध्यम, क्या हिंदी केवल एक हमारे लिए दिवस रह गया है? उसकी कोई कॉम्पिटिटिव इंपॉर्टेंस जो होती है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। तो ये सब कुछ हमारे सोचने के विषय है कि क्या कारण है कि हिंदी मीडियम जो है वो कम होता जा रहा है, और इसके पीछे अकाउंटेबिलिटी किनकी है? क्या वो संस्थाएं अकाउंटेबल हैं जो एक एक साल में 25,000 या 30,000 बच्चे पढ़ाते हैं हिंदी माध्यम से, और जब उनका फाइनल हम प्रीलिम्स के अंदर में रिजल्ट देखते हैं तो कुछ भी नहीं है उनका रिजल्ट? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? क्या स्टूडेंट्स की जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो रिस्पॉन्सिबल है? क्या यूपीएससी रिस्पॉन्सिबल है कि यूपीएससी हिंदी माध्यम को लेना ही नहीं चाहता है? क्या कहीं ऐसी बात है? या फिर जो हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वो लेवल ही नहीं आ पा रहा है कि वो एक प्रशासनिक सेवा के जो सिविल सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर सके। तो कभी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे बच्चों। इस पर मेरा प्लान भी है पूरा एक वीडियो लॉग बनाने का कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, और अगर हो भी रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? समस्या तो है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हिंदी माध्यम इतना गिरता जा रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा हमारे कभी किसी वीडियो लॉग के अंदर में। तो आज का तो टॉपिक, आज तो हमने एकेडमिक क्लास है हमारी, तो हम लोग तो केवल ज्योग्राफी के टॉपिक पे ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो लोग इस विषय पे या इस बात पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि सर कहाँ हिंदी माध्यम की बात कर रहे हो। तो हम लोग फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो कल की जो क्लास थी हम लोगों ने ये स्टार्ट करी थी अपनी क्लास, और ये जो क्लास थी हमारी वो कुछ यहाँ पे जाके एंड हो गई थी हमारी क्लास। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने अपनी क्लास का एंडिंग जो कर दी थी वो एक हमने इस पॉइंट पे जाके हमने अपनी क्लास जो थी इसको एंड कर दिया था। तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस गैसेस जो थी उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और फिर जाके हमने अपनी क्लास जो थी उसको एंड कर दिया था कि हमने कहा था कि भाई हम जो भी डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे। ओके। तो एक बार अगर आप लोगों ने जिन्होंने अगर नहीं कल की क्लास अटेंड करी थी तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास के बाद यूट्यूब पे, और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड है तो उस पर भी मैंने क्लास का लिंक डाल रखा है, आप यूट्यूब पे जाकर एक बार उसको देख सकते हैं। ओके। बहुत ज्यादा तो व्यूज नहीं आ रहे हैं अभी क्लासेस के ऊपर, बहुत कम है, ना के बराबर के व्यूज है। लेकिन यह है कि मैंने बहुत ज्यादा अपने वीडियो को ग्लैमराइज नहीं करा है कि मैं बड़ी सुंदर सुंदर सी पीपीटी लेके आऊं और लोगों का एक अट्रैक्शन बनाऊं उसके अंदर में,
कुछ आपको ऐसी इंफॉर्मेशंस दूं कि आपको लगे कि सर ने पता नहीं वाओ सी फीलिंग आए। मेरा जो डिस्कशन रहेगा वो ज्यादातर हमेशा से जो डिस्कशन रहेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उन्हीं पे ही हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, और ना कि हम अपनी उसको वीडियो को या उसको अपनी पीपीटीज को बड़ा सुंदर और वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हमारा इंटरेस्ट कम है। हम ज्यादा कोशिश हमारी ये रहती है कि हम कंटेंट पे ज्यादा फोकस करें। तो जैसे मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस गैसेस जो है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक कुछ गैसेस हैं। और फिर साथ साथ में मैंने आपको वाटर वेपर के बारे में बताया था। कल मैंने आपको स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को याद हो तो कल हम लोगों ने स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। और साथ ही अगर हम देखें तो वाटर वेपर के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो आ जाता है डस्ट पार्टिकल्स के बारे में, या कभी कभी हम उसको एरोसॉल्स भी बोल देते हैं। ओके, तो माइन्यूट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हम किसको बोलेंगे कि धूल के कण जिसको कहा जाता है, माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में रहते हैं। ओके, डस्ट और स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन अवर एटमॉस्फेयर। और जनरली क्या होता है, ये डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता ग्राही। ओके, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। इसके अंदर में वॉल्केनिक डस्ट भी हो सकती है, सी सॉल्ट भी हो सकता है, स्मोक सूट भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है। ओके, हाइग्रोस्कोपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक? ओके, हिंदी में इसको आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता ग्राही के नाम से जाना जाता है, आर्द्रता ग्राही। अगर आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आप, जब बरसात का मौसम होता है, तो अगर आप कोई बिस्कुट या नमकीन या सॉल्ट जो होता है अगर आप टेबल पे छोड़ देते हैं, तो सॉल्ट की एक जनरल टेंडेंसीज होती है कि वो थोड़ी देर बाद कैसा हो जाता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, और उस सॉल्ट की जगह पे एक पानी की बूंद सी बन जाती है। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया इस चीज के ऊपर? अगर आपने टेबल सॉल्ट जो होता है, जो घर में खाने वाला नमक होता है, अगर बरसात के मौसम में या कभी ऐसे समय पे जब नमी ज्यादा है, तब आपने अगर उसको टेबल पे छोड़ दिया है, तो वो थोड़ी देर बाद एक ड्रॉप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है वो किस वजह से होता है? क्योंकि ये जो सॉल्ट होता है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एटमॉस्फेयर के जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके उसमें डिसॉल्व हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है। इसी तरीके से अगर आप बिस्किट्स को देखेंगे तो बिस्किट्स भी क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी जो नमी होती है या जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, दे आर हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक के टर्म्स में वोल्केनिक डस्ट भी होती है, सी सॉल्ट भी होता है, स्मोक सूट भी होते हैं, पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम हाइग्रोस्कोपिक की बात करें तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस इसी तरीके से बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्ट जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर वेपर जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर वेपर को एक पानी की ड्रॉपलेट के अंदर में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हमें रेनफॉल चाहिए, तो रेनफॉल वाटर वेपर से तो होगी नहीं। रेनफॉल तभी होगी जब वाटर वेपर जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर है? और वाटर वेपर को ड्रॉप में कन्वर्ट करने के लिए, कहने का मतलब है कि वेपर को ड्रॉप में कन्वर्ट करने के लिए हमें बीच में एक 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 हमें पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, एक एक बेस चाहिए होता है, और उस बेस को हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। ओके, अगर ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो होते हैं, जिनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहा जाता है, अगर ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो होंगे, आर्द्रता ग्राही नाभिक जो होंगे, वो अगर हमारे वायुमंडल में या हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होंगे, अगर ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होंगे, हम्म, तो कंडेंसेशन का होना, कंडेंसेशन जो होता है उसका होना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, कंडेंसेशन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी जगह पे रेनफॉल होने के लिए, किसी भी जगह पे रेनफॉल होने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वहां पे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो हो वो प्रेजेंट हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, केवल हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के होने से या आर्द्रता ग्राही नाभिक के होने से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि उस जगह पे बारिश होगी। अगर ऐसा होता
तो जिस जगह पे क्लाउड दिखाई देंगे आपको उस जगह पे बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कुछ जगह पे तो क्लाउड्स के कारण बारिश होती है और कुछ जगहों पे क्लाउड्स होते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। इसका मतलब रेनफॉल के साथ, रेनफॉल की ये प्री कंडीशन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की हो सकती है, लेकिन ये अल्टीमेट कंडीशन नहीं है या ये ओनली कंडीशन नहीं है, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिससे रेनफॉल जो होती है किसी की जगह पे डिसाइड होती है। ये पॉइंट क्लियर है? तो जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, अब डस्ट के पार्टिकल्स कहां से निकलते हैं? अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही होती हैं, ओके, उनके उनसे भी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। ओके, जब सी वेव्स जो होती हैं वो स्प्लैश करती हैं, सी की जो वेव्स होती हैं जब कोस्टल एरियाज की या कोस्टल रॉक्स को स्प्लैश करती हैं, तो स्प्लैश करने के साथ साथ पानी जो होता है वो कोस्टल एरियाज के अंदर में या चट्टानों पे रह जाता है, और फिर जब पानी इवेपोरेट कर जाता है और अल्टीमेटली जो वहां पे रह जाता है वो सी सॉल्ट रह जाता है। तो वो भी कई बार, हाँ, हवाओं के साथ साथ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में एंटर कर जाता है और वो भी एक इंपॉर्टेंट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बन जाता है। ओके, इसी तरीके से जो स्मोक के सूट्स होते हैं वो भी होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट परागकण जिसको कहा जाता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट आर्द्रता ग्राही नाभिक होते हैं, और छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी काफी हद तक एक एक आर्द्रता ग्राही नाभिक या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरीके से एक्ट करते हैं। अब इनके लिए बारे में दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये ध्यान रखनी है कि पहली बात ये है कि ये हमेशा हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसके लोअर पार्ट में होते हैं। आप ये कह सकते हो कि नियर द अर्थ सरफेस, मतलब जो पृथ्वी का सरफेस है उसके आसपास ही होते हैं। बहुत ऊंचाई पे आपको जाके आपको ये डस्ट के पार्टिकल्स या एरोसॉल्स जो होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देते। मीटियोटिक डस्ट हो सकती है, काफी ऊंचाई पे अगर आप जाओगे तो जो मीटियोर्स एंटर करते हैं ना, जो उल्कापिंड एंटर करते हैं, तो वो उनके बर्न होने से बहुत सारी डस्ट, कभी कई बार डस्ट जो होती है वो वहां पे मिल जाती है, तो मीटियोर्स के होने की वजह से, बट वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ज्यादातर जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर में ही होते हैं और वो सरफेस के आसपास होते हैं। ओके, एंड कुछ जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जब एयर करंट जो होता है, एयर करंट मतलब वायु का ऊपर उठना जो होता है, एयर करंट्स जो होती हैं वो ऊपर की ओर राइज कर रही होती हैं, तो कई बार डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं एयर करंट के साथ साथ ऊपर चले जाते हैं। ओके, तो सम डस्ट इज कैरीड टू द अपर एटमॉस्फेयर बाय राइजिंग करंट्स ऑफ एयर। ओके, जब हवा ऊपर की ओर उठ रही होती है, राइजिंग करंट्स ऑफ द एयर, तो उनके साथ साथ भी डस्ट के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। ओके, अब डस्ट के पार्टिकल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये एब्जॉर्ब भी करते हैं, सोलर रेडिएशन जो होता है उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो सोलर रेडिएशन आता है उसको रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से जो सनलाइट हमें मिल रही होती है, जो सनलाइट हमें मिल रही होती है, वो सनलाइट हमारी रिड्यूस भी हो जाती है। ओके, तो अगर बहुत ज्यादा डस्ट के पार्टिकल्स, स्मोक और ये सब चीजें बहुत ज्यादा होंगी तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और कई बार सोलर रेडिएशन जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भी भेज देते हैं, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ सनलाइट या सोलर रेडिएशन जो हमें मिलना चाहिए वो रिलेटिवली कम हो जाता है, रिड्यूस कर देते हैं। ओके, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को? क्लियर है सबको? ओके, आगे चलें। हामिद, क्लियर है? अब इसी तरीके से हाँ, हाँ, मैं आगे चल के आपको एक क्लास के अंदर में पूरा एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स भी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि किस तरीके से ब्लू स्काई है, रेड एंड ऑरेंज स्काई है, ये किस तरीके से होता है। ये एक पूरी क्लास है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर में वो है ओजोन। ओजोन ओजोन जनरली आपको 10 से 50 किलोमीटर के बीच में मिलती है। ओके, कंसंट्रेशन इसका एक सर्टेन रेंज के अंदर में ज्यादा होता है। ओके, लेकिन इसकी मिलने की जो शुरुआत हो जाती है वो 10 किलोमीटर से हो जाती है और ये ऊपर 50 किलोमीटर तक मिलती है। अब बीच में एक ऐसा एरिया आ जाता है जहां पे इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो उसको हम ओजोनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, मैंने कहीं पे भी, अगर जो लोग मेरी इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे तो कहीं ये मत सोचना कि सिद्धार्थ सर गलत पढ़ा रहे हैं कि 10 किलोमीटर से कहाँ मिलना शुरू हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन एक सर्टेन रेंज के अंदर में ज्यादा होता है। ओके, तो उसको हम ओजोन मंडल भी बोल देते हैं, ओजोन स्फीयर भी बोल देते हैं। अदरवाइज ये मिलना तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक शुरू हो जाती है। ओके,
जो लोअर रीजन, ऐसा नहीं है कि ओजोन केवल 10 किलोमीटर पे मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि ओजोन सरफेस के पास भी मिल जाती है। ओके, अब एक चीज का ध्यान रखना, ओजोन जब तक 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर या उससे ज्यादा की ऊंचाई पर है, तब आपके लिए ये एक अच्छी गैस है, क्योंकि ये आपको हार्मफुल सोलर रेडिएशन जो होते हैं या जो आपके लिए हानिकारक सौर विकिरण होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर ये सरफेस के पास आ जाती है और ह्यूमन के रेस्पिरेशन के अंदर में एंटर करने लगती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर में एंटर करने लगती है, तो फिर ये खतरनाक गैस बन जाती है। इससे कई तरीके की प्रिलिमिनरी इश्यूज जो होते हैं, प्रिलिमिनरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो लोगों के अंदर में, लंग्स से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। और ज्यादातर इसका सरफेस के आसपास जो इसका क्रिएशन होता है वो वहीकुलर पोल्यूशन जो होता है या वहीकुलर एमिशंस जो होते हैं उनसे ज्यादातर इसका फॉर्मेशन होती है। ओके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ एक सर्टेन केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन के कॉन्सिक्वेंस के तौर पर ये ओजोन जो होती है वो क्रिएट हो जाती है और सरफेस के पास वाली ओजोन होती है। तो जनरली ओजोन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो अपर एटमॉस्फेयर की ओजोन है और एक लोअर एटमॉस्फेयर की ओजोन है। लोअर एटमॉस्फेयर की, जो लोअर एटमॉस्फेयर की ओजोन होती है उसको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं। ट्रोपोस्फेरिक, ओके, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है। और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो होती है ये हार्मफुल होती है, ओके, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में आ जाती है। और अपर रीजन की जो ओजोन होती है ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरीके से काम करती है। इट वर्क्स एज अ प्रोटेक्शन शील्ड। और वो जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, सन से आने वाले जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। और इन हार्मफुल रेडिएशन में मेनली क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। अगर वो लोअर रीजन के अंदर में है तो 100 मिलियन के अंदर में 1 पार्ट ओजोन होगी। लेकिन अगर हम देखें तो 3 आउट ऑफ 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स, अगर हम गैसेस के, वायुमंडल में जितनी भी गैसेस हैं या हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं उनका 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ले लें तो उसमें से 3 मॉलिक्यूल जो होंगे वो ओजोन के होंगे, यानी कि 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स में से 3 मॉलिक्यूल जो होंगे वो ओजोन के होंगे। ओजोन की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इसी तरीके से है कि अगर ओजोन अगर एक हाइट पे होती है, ओके, तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। अब वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 3 कैटेगरी के अंदर में आते हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। ओके, जो लोग गर्मियों के टाइम पे या जब समर सीजन होता है तो सनस्क्रीन का यूज करते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। मेरे ख्याल से अब तो लड़के भी काफी करने लगे हैं, लड़कियां ही नहीं करती हैं, लड़के भी काफी सनस्क्रीन जो होते हैं ना उनको यूज करने लगे हैं, क्योंकि उनको भी टैनिंग का डर रहता है। ओके, तो 3 तरीके के अल्ट्रावायलेट को हम कैटेगरी में लेते हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। ओके, इनमें डिफरेंसेस क्या होता है, इनके इनके जो डिफरेंसेस हैं वो इन टर्म्स ऑफ देयर जो वेवलेंथ है उसके टर्म्स में है, 0.32, 0.40, 0.29 टू 0.32 और 0.20 टू 0.29 माइक्रोमीटर। ओके, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ दैट दे कैरी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इसके अंदर में। अब अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। पहले मुझसे पहले तुम्हें आपको ये यूवीए, यूवीबी, यूवीसी इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सन से सूरज जो होता है हमारा, उससे 3 तरीके के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। एक तो यूवीसी होता है, ओके, एक तो हम बोलेंगे यूवीसी, एक तो यूवीसी आता है, एक यूवीबी आता है और एक यूवीए कहलाता है। ओके, अब यूवीए जो होता है, जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि यूवीए जो होता है, अगर आप ध्यान दें तो यूवीए जो होता है इसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा है, 0.32 टू 0.40। और यूवीबी जो है उसकी उससे कम है, फिर उससे सबसे कम जो है वो यूवीसी की है। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से है ये। अब इसको अगर आप ये अगर आपको याद है तो थोड़ा सा आप इनकी इफेक्ट को आप देख सकते हैं। यूवीसी जो होती है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, ज्यादातर हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो यूवीसी को ब्लॉक कर देता है। ओके, और यूवीबी जो होती है, यूवीसी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है सभी यूवीए, बी और सी के अंदर में। यूवीसी जो होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, मोस्ट डैमेजिंग होती है, उसको मोस्ट डैमेजिंग की कैटेगरी के अंदर में रखा जाता है। ओके, उसको मोस्ट डैमेजिंग की कैटेगरी के अंदर में रखा जाता है और मोस्ट डैमेजिंग है। यूवीबी जो होती है उसमें स्किन, इसमें टेंडेंसीज जो होती हैं स्किन कैंसर को करने की होती है। ओके,
उसके कारण स्किन कैंसर जो होता है वो हो सकता है। एक मिनट बच्चों, हाँ, उसके कारण स्किन कैंसर हो सकता है। तो और यूवीए जो होता है वो आंखों पे सबसे ज्यादा असर डालती है। लेंस और रेटिना जो होता है ना हमारा, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने के चांसेस जो होते हैं वो यूवीए के माध्यम से हो जाते हैं। तो तीनों में याद रखिएगा, यूवीसी, यूवीबी, यूवीए। एक बार हम लोग दोबारा देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या था। वेवलेंथ का सबसे कम, जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ थी वो यूवीए की थी, फिर उससे कम बी की, फिर उसके बाद सी की। ओके, सर हाँ सर जी बेटा। सर सबसे ज्यादा वेवलेंथ सर यूवीसी की होगी, क्योंकि सर वही माइक्रोमीटर में लिखा है, तो सर 0.2 होगा सबसे बड़ा। हाँ बेटा, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोल गया इसके अंदर में। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यूवीए जो है, यूवीए जो है, यूवीबी जो है, यूवीसी जो है, वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में वेरी कर जाएगी कि इनके जो इफेक्ट होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे। इनके जो इफेक्ट होंगे वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे कि इनका डैमेजिंग करेक्टर जो है या प्रभाव डालने वाला जो करेक्टर होगा वो किसका सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो सबसे ज्यादा डैमेजिंग जो होगी वो यूवीसी जो होगी उसकी आएगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो इफेक्ट डालती है वो यूवी बी का पड़ेगा, और उसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट इफेक्ट डालेगा वो यूवी ए का डालेगा। ओके, तो तीनों की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो थोड़ा सा वेरी कर जाती हैं। और बस सबसे बढ़िया बात यहाँ पे सीखने के लिए यही है कि सबसे बढ़िया बात जो है वो सीखने की ये है कि यूवीसी जो होता है वो हमारा एनवायरमेंट जो होता है वो ज्यादातर यूवीसी को ब्लॉक कर देता है। ओके, और अगर हम आगे देखें तो एक मिनट में आपको एक डायग्राम और दिखाता हूं। अगर आप ये देखेंगे तो यूवीसी जो है वो ज्यादातर हमारे उसमें ब्लॉक हो जाता है। ओके, यूवीसी जो होता है वो ज्यादातर ब्लॉक हो जाता है। यूवीबी जो होता है वो अगर आप देखोगे तो यूवीबी जो होता है वो हमारी ओजोन लेयर जो होती है, क्योंकि यूवीसी की अगर हम बात करें तो वो मीजोस्फेयर पे ही ब्लॉक हो जाता है, काफी ऊंचाई पे ही ब्लॉक हो जाता है, 50 किलोमीटर या उससे ऊपर की हाइट पे ही ब्लॉक हो जाता है। और यूवी बी जो होता है वो ओजोन लेयर जो होता है, एक मिनट बच्चों, ओके, ओजोन लेयर जो होती है उसके थ्रू ब्लॉक हो जाती है। और यूवी ए जो होती है वो थोड़ी बहुत ओजोन लेयर को पास कर जाती है। ओके, इसलिए अगर आप बीचेस पे जा रहे होते हैं तो वहां पे कई बार क्या होता है कि आपको एक अल्ट्रावायलेट इंडेक्स जो होता है ना वो कैलकुलेट करके दिया जाता है, और उसके बेसिस पे आप ये निकाल सकते हैं कि कितना अल्ट्रावायलेट जो होगा वो आपको मिलेगा। ओके, कितना ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो उस जगह पे प्राप्त हो रहा है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट इसके अंदर में? कोई डाउट है? बोलो बच्चों। अरे सर बोलो भाई। यहाँ पर अल्ट्रावायलेट सी में लिखा है सर 100 to 280 नैनोमीटर बेटा, नैनोमीटर। नैनोमीटर हो गया ना ये। ये क्या है सर? नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है ना। यस सर, लेकिन सर ये क्या है सर, इसकी फ्रिक्वेंसी है क्या? नहीं बेटा, नैनो फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्स में होगी ना बेटा, ये तो वेवलेंथ होगी ना। वेवलेंथ। यस सर, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्स के अंदर में होगी ना, फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट नैनोमीटर में थोड़ी करते हैं। ओके सर। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ओके, तो कोई भी जो वेव होगी, आपको पता ही है ना कि वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और अगर वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, तो वो इस तरीके से हम देखें तो मेरे ख्याल से ये क्रस्ट कहलाता है, ये ट्रो कहलाता है, यस और सर। फिर एक क्रस्ट कहलाता है। दो क्रस्ट के बीच का जितना भी डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। यस सर। ओके, और इसको एक वन वाइब्रेशन भी कहा जाता है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, क्लियर है? यस ओके सर। सर। ओके सर। ओके, तो ये जो चीज है अगर हम देखें तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स है हमें जो देखने को मिलती है। अब इसी के साथ साथ मैं एक चीज और देखता हूँ कि आगे कोई है। चलिए, अब एक चीज और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसी के अंदर में एक होती है ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। ओके, ओजोन का बनना और ओजोन का टूटना जो होता है वो हमेशा चलता रहता है। ओके, ओजोन का बनना और ओजोन का टूटना जो होता है वो लगातार चलता रहता है। क्लियर है बच्चों? ओके, ये लगातार एक प्रोसेस चलता रहता है जिसको ओजोन ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। अभी किस तरीके से होता है ओजोन ऑक्सीजन साइकिल की अगर हम बात करें तो ओजोन जो होती है, ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज जब इस पे पड़ती है ना, तो ये ऑक्सीजन के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है, और एक सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन जो होता है
वो छोड़ देती है, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो एक दूसरी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके दोबारा से ओजोन बनाती रहती है। तो ओजोन का बनना और ओजोन का टूटना ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के तौर पे चलता रहता है। ओके, अब है क्या कि आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो क्लोरीन, फ्री क्लोरीन एटम्स जो होते हैं ना, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं हमारे, उनसे निकलने वाले फ्री क्लोरीन एटम्स जो होते हैं हमारे, ये ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किस तरीके से? जब ये हमारे ओजोन के, जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में एंटर करते हैं तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ओजोन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देता है और एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसको छोड़ देता है। अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड होता है, ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड होता है, ये क्लोरीन के सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है। सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल छोड़ देता है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसको अलग छोड़ देता है और खुद अपने आप में दोबारा से क्लोरीन एटम के तौर पे फ्री हो जाता है। अब ये जब दोबारा से फ्री हो जाता है तो ये और ओजोन के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको रिएक्ट करने लगता है। अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है ना, दोबारा से ओजोन के बनने के लिए जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे ना, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन मॉलिक्यूल बनाता था। लेकिन अगर ये सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन बार बार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर में कन्वर्ट होता रहेगा तो ओजोन के बनने के चांसेस जो होंगे वो रिलेटिवली क्या होंगे? कम हो जाएंगे। और ये बाद में क्या होता है कि ये क्लोरीन एटम जो होता है ये अपने आप को फ्री भी कर लेता है। अब ये फ्री होकर दोबारा से किसी एक ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ने की कोशिश करेगा या उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जब क्लोरीन, फ्री क्लोरीन एटम्स जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में एंटर कर जाते हैं तो ओजोन मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको ब्रेक करने लगते हैं और ओजोन ऑक्सीजन साइकिल जो होती है उसको तोड़ देते हैं। ओजोन ऑक्सीजन साइकिल जो होती है वो ब्रेक कर जाती है और जब ओजोन ऑक्सीजन साइकिल ब्रेक हो जाती है तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ओजोन की फॉर्मेशन जो होगी वो कम हो जाएगी और ओजोन का डिस्ट्रक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ओजोन का जब डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ओजोन का जब डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा तो ओजोन का जो लेवल होगा हमारे वायुमंडल के अंदर में, या ओजोन की जो परत होगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में, वो पतली होती जाएगी और इसी को हम थिनिंग ऑफ ओजोन कहते हैं। और इसी थिनिंग ऑफ ओजोन को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में या नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर में, कॉमन लैंग्वेज के अंदर में हम इसको ओजोन होल के नाम से भी जानते हैं, ओजोन होल के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? क्या ये पॉइंट क्लियर है? अरे बोलो बच्चों। यस सर। बोलोगे? यस सर। चलो ठीक है, तो आगे चले हम लोग। ओके, अब इसके अंदर में किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताएं। अगर इसके अंदर में यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी को लेके किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। ओके, अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, इनकी अलग अलग वेवलेंथ्स हैं। सर बुक में चैप्टर कौन सा है? बेटा बुक के चैप्टर के हिसाब से नहीं चल रहा, मैं आपका ये 11th और 12th के हिसाब से चलेगा। ठीक है, ओके सर। मैं तो कॉन्सेप्ट, मैंने आपको, सुखदेव आपको पहले भी बताया था कि मैं कॉन्सेप्ट पिक करूंगा, मैं बुक के हिसाब से नहीं चलूंगा। जी सर। ओके, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब ये आपको 6ठी से लेके 12वीं तक जितनी भी किताबें हैं आपकी ज्योग्राफी की, उसमें सब जगह का जो है वो कवर हो चुका है। मतलब बेसिक से हाई लेवल तक का एक साथ एक बार में ही कवर कर दिया ना इसे आपको। अब हाँ इससे सर। ज्यादा एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप किताब खोल के देख लो, आपको मिलेगा ही नहीं कुछ भी। जी ओके, सर। आप 11th हाँ। क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी खोल के देख लो, आपको इससे बियॉन्ड कुछ नहीं मिलने वाला। जी ओके, सर। तो हाँ। 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी की किताब है हाँ। वो भी इसमें कवर हो जाएगी और 6ठी से लेके 10वीं तक की जितनी भी ज्योग्राफी के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बातें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर में कवर हो जाएगी। ये बुक है ना सर 11th की? है बेटा? हाँ ये वाली, 11th की। हाँ, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत करके है ना। हाँ। तो ये किताब है और कॉन्सेप्ट्स जो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी करके इंग्लिश में आती है किताब, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, मैंने आपको, जो लोग अभी मेरी क्लास को आज पहली बार ज्वाइन करा है उन लोगों को मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि हमारा जो टीचिंग का मेथड रहेगा वो ये रहेगा कि हम कॉन्सेप्ट को पिक करेंगे और कॉन्सेप्ट हम एनसीईआरटी से केवल कॉन्सेप्ट को पिक करेंगे
और फिर हम उसको इलाबरेट कर देंगे हाँ आप सर। लोगों के सामने। ओके, और उसका इलाबरेशन इस लेवल तक हम कर लेंगे कि आपको फर्दर किसी भी किताब के अंदर में कुछ भी रेफरेंसेस आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, लेकिन ये आपका बेस तैयार हो जाएगा कि ये अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सर। ठीक है। अब हाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्ट्रावायलेट जो होते हैं वो अब ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा सुखदेव। हाँ। एनसीईआरटी में अल्ट्रावायलेट 3 तरीके की होती है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं तीनों की तीनों। ओके, और इसमें सबसे ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे ज्यादा जो खतरनाक होती है वो आपकी यूवीसी वाली होती है। ओके, हाँ सर। यूवीसी जो होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, और यूवीबी जो होती है उससे कम होती है। यूवीए जो होती है, ओके, वो रिलेटिवली कम, मतलब उसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो रिलेटिवली कम होता है, लेकिन ये पेनिट्रेट ज्यादा कर जाती है। ओके, इसलिए अगर आप देखोगे तो यूवीए जो होती है वो सरफेस तक पहुंच जाती है, यूवीबी जो होती है ओजोन ब्लॉक कर देती है, और हाँ। यूवीसी जो होती है वो बीजोस्फेयर या आयनोस्फेयर के अंदर ही काफी कुछ ब्लॉक हो चुकी होती है। हाँ ओके, सर। वो ओजोन लेयर ओके। तक पहुंच ही नहीं पाती है। हाँ पॉइंट क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर जी है आप सर। लोगों को? बिल्कुल। ओके, अरे बोलो बच्चों, सर, यस सर, क्लियर। क्लियर है ना? ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मैंने आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को कल की क्लास को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम कई पैरामीटर्स पे इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि वायुमंडल का विस्तार कहां तक है, या एक्सटेंट ऑफ वायुमंडल क्या है। वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक्सटेंट क्या है, कहां तक आपका ये जो एटमॉस्फेयर है वो कहां तक है। ओके, कल मैंने आप लोगों को एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन बताई थी, याद है आप लोगों को? कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा Yes, sir. एटमॉस्फेयर है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। ओके, मेरी ख्याल से कल की क्लास जिन्होंने नहीं अटेंड करी है तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही होगी कि वो यूट्यूब पे जाकर जो मैंने क्लास अपलोड करी है उसको जाके देख लें। तो जो एक्सटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर है, एक्सटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो कहां तक है, उसकी ऊंचाई कहां तक है, ओके, उसका विस्तार कहां तक है। ओके, तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर हमारा जो है वो बिल्कुल सरफेस से स्टार्ट हो जाता है, अर्थ के सरफेस से स्टार्ट हो जाता है, और इसकी अपर लिमिट को डिफाइन कर पाना कि इसकी अपर लिमिट क्या होगी ये बड़ा मुश्किल काम है। अपर लिमिट अनडिफाइंड है, क्योंकि जहां कहीं पे भी आपको गैसियस मॉलिक्यूल मिल जाएंगे वहां पे एटमॉस्फेयर कहलाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जगहों पे डेंसर एटमॉस्फेयर हो और कुछ जगहों पे रेयरर हो। ये तो आप जानते ही होंगे ना, डेंसर और रेयरर का डिफरेंस तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कुछ Yes, जगह sir. पे, हाँ, कुछ जगह पे ये हो सकता है कि डेंसिटी ऑफ द गैसेस जो हो सकती हैं, या एटमॉस्फेयर डेंस हो सकता है, और ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे ये हो सकता है एटमॉस्फेयर काफी विरल हो जाए या रेयरर हो जाए। ओके, तो इसका हमें पता कैसे चलता है कि एटमॉस्फेयर ऊंचाई के साथ साथ जाते 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 काफी रेयरर होता जाता है? वो हमें पता चलता है कि एयर प्रेशर से। ओके, और हम ये देखते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ हमारा जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता जाता है। अब मुझे बताओ, ये कॉन्सेप्ट को समझने में किसी को डाउट है? ऊंचाई के साथ साथ जो वायुमंडलीय दाब होता है या जो वायु दाब होता है वो कम हो जाता है। लोकेंद्र, लोकेंद्र, Yes, sir. No doubt, sir. कोई डाउट नहीं है? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, मुझे पता है डाउट होगा। चलो मैं इसको बड़े आसान तरीके से तुम्हें समझाता हूँ, देखो समझो। चलो हम लोग एक काम करते हैं, एक एक एयर कॉलम लेते हैं, ये एयर कॉलम है। अब इस एयर कॉलम के अंदर में मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। एयर कॉलम है हमारा, अब इसके अंदर में हमारी एयर भरी हुई है। ये हमने इस एयर कॉलम के अंदर में एयर जो है वो भर दी है, और हम अलग अलग लेवल की बात करते हैं। चलो हमने कहा कि साहब हमारा एक हमने लेवल लिया, हमने एक लेवल लिया, ये एक लेवल लिया हमने ये, और एक लेवल लिया हमने ये। हमने इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को कहा सी। अब मुझे बताओ कि अगर मैं प्रेशर, इस यहां पे प्रेशर को पी ए बोलता हूं,
यहाँ के प्रेशर को पी बी बोलता हूं और यहाँ के प्रेशर को पी सी बोलता हूं। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब जो होगा या जो प्रेशर होगा वो कौन से पे होगा, ए पर, बी पर या सी पर? चलो इसको और हम ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे भी ले लेते हैं हम लोग, इसको हम डी बोल देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो दाब आपको फील होगा वो कहां पर होगा, प्रेशर जो फील होगा वो कहां पर होगा, डी पर होगा, ए पर होगा, बी पर होगा, सी पर होगा? बोलो बच्चों। सर पीडी पे। है बेटा? पीडी पे। हाँ पी डी पर। और ऐसा क्यों होगा निधि, ऐसा क्यों होगा कि पी डी पे सबसे ज्यादा? क्योंकि सर हाँ क्योंकि बोलो सर ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाता है। हाँ अब मेरा पॉइंट यहाँ पे निधि बेटा यही है कि क्यों कम हो जाता है। देखो विज्ञान के अंदर में हम जो ये सवाल होता है ना क्यों, ओके, इसको नहीं छोड़ सकते, ऐसा क्यों हो जाता है। ओके अगर हम किसी भी चीज की साइंटिफिक स्टडी कर रहे होते हैं हामिद, अगर हम किसी भी चीज की साइंटिफिक स्टडी कर रहे होते हैं तो हम वाई जो होता है ना, कॉज जो होता है उसको नहीं छोड़ सकते कि कोई भी चीज अगर हुई है तो क्यों हुई है। हाँ हामिद तुम जवाब दो। सर जो पीडी की लेवल होगी वो डेंसर होगी सर। डेंसर होगी, पीडी की जो एयर होगी वो डेंसर होगी। चलो अब एक चीज मुझे बताओ कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी भी जगह का जो प्रेशर होगा वो वेट ऑफ एयर कॉलम के ऊपर डिपेंड करेगा, वेट ऑफ एयर कॉलम, वेट ऑफ एयर इन अ कॉलम जितना वेट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको नहीं लगता? प्रेशर क्या है, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। यस सर। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो किसकी लग रही है, पूरे के पूरे कॉलम के अंदर में जो एयर है उसका वेट लग रहा है ना। तो यहाँ पे वेट जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वेट है वो रिलेटिवली ज्यादा है या नहीं है? पर सबसे ज्यादा वेट आपको कहाँ पे Yes, फील हो रहा है, यहाँ पे फील होगा। यस सर। सर। अब उसके बाद कम वेट कहाँ पे फील होगा, यहाँ पे फील होगा। ओके उसके बाद जो कम वेट फील होगा आपको यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप होंगे तो जो वेट ऑफ द कॉलम होगा वो केवल इतना ही होगा ना, यहाँ पर नीचे वाले का थोड़ा को वेट लगेगा। जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो वेट ऑफ द कॉलम कितना होगा, इतना रह जाएगा, हाइट ऑफ द कॉलम इतना रह गया, और जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो इतना रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पीडी पर टोटल कॉलम कितना है, यहां तक है। पी ए पर टोटल कॉलम क्या है, यहां तक है। और पी बी पर अलग है और पी सी पर अलग है। तो आप ये कह सकते हो कि पी डी जो होगी उस पर सबसे ज्यादा वेट होगा, उसके बाद पी ए पर होगा, उसके बाद पी बी पर होगा, ओके, और उसके बाद किस पे होगा, पी सी पर होगा। जब वेट का डिफरेंस आएगा तो जाहिर सी बात है जो फोर्स जो लग रही है, यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है, वेट की। आप भी अगर किसी रेत पे खड़े हो जाते हो तो आपका वेट ही तो एक फोर्स लगा रहा है रेत के ऊपर, ओके, आपका वेट ही तो है ना वो फोर्स, ओके। और ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगी, अगर आप सिंपल से देखो ना कि अगर एरिया ज्यादा होगा, ओके, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यही कारण होता है रेगिस्तान में ऊंट चल लेता है, ओके। और जो पतले पैर वाले जानवर होते हैं या जो खुर वाले जानवर होते हैं वो रेत में धंस जाते हैं। या अगर आप बर्फ की बात करो, ओके, बर्फ के अंदर में भी जब आप स्कीइंग कर रहे होते हो तो क्यों स्लाइड कर लेते हो आप, क्योंकि स्कीइंग का जो बेस होता है वो चौड़ा होता है, लेकिन आप नंगे पैर चलोगे तो आप धंस जाते हो अंदर उसके। क्यों? क्योंकि एरिया जो होता है वो कम होता है और आपका वेट होता है ज्यादा, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होता है, आप धंस जाते हो अंदर। अरे भाई बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, जी सर। यस सर। ओके अगर मान लो सपोज करो कि तुमने एक बड़ी सी अपना एक रैक बनाई समुद्र के अंदर में और तुम्हें माइनिंग करनी है गहरे समुद्र के अंदर में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा चौड़ा बेस बनाना पड़ेगा अपना। आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत चौड़ा बेस जो होगा अपना बनाना होगा, और उस चौड़े बेस के बीच में आप अपनी क्रेन जो हो सकती है उसको लगा सकते हो। अगर आप छोटा सा बेस लेके अपनी क्रेन लगाओगे ना तो वो नीचे धंस जाएगा या दिक्कत आएगा उसके अंदर में, ओके, क्योंकि प्रेशर जो होगा वो एक जगह पे ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। इसलिए सुई जो होती है ना वो आसानी से किसी भी चीज के अंदर में घुस जाती है, ठीक है। और जो चौड़ी कोई भी चीज अगर होती है या वाइडर होता है जिसका फेस जो होता है वो नहीं घुस पाता। क्यों?
क्योंकि जो एग्जर्टेड प्रेशर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे एरिया के ऊपर। ये तो एक बेसिक फिजिक्स का नियम है, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। ये बेसिक फिजिक्स का जो नियम है मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे। जी सर। ओके, तो अब सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई के, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ओके, वैसे वैसे वेट ऑफ द एयर कॉलम जो होता है वो कम हो जाता है। जब वेट ऑफ द एयर कॉलम कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है लगने वाला जो प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। यस सर। चलो मैं अब इसको इस तरीके से समझाता हूं तुम्हें। सुखदेव, अब तुझे मैं बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। और अब मुझे नहीं पता कि तू इंटरेस्ट से समझेगा या नहीं समझेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल कंसंट्रेट रखूंगा। हाँ, मेरे आज क्या है, गांव से अंकल आए हैं। अच्छा, बात ही चल रही है। चलो, गांव से अंकल आए हैं, चलो अच्छी बात है। अंकल जी को हमारा भी प्रणाम कहना। तो अब चलो एक चीज और हम बताते, चलो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, ओके, पूरी ज्योग्राफी का। अब मुझे ये बताओ, ये हमने कहा, इस लेवल को हमने बोला, इसको हमने कहा जीरो, ये मीन सी लेवल, MSL। आप जानते हैं ना, सारी ऊंचाई का जो हम मेजरमेंट करते हैं वो कहां से करते हैं? मीन सी लेवल से करते हैं, नहीं करते हैं? जितनी भी ऊंचाई का सी लेवल से करते हैं भाई। अब तुम कश्मीर में कितनी ऊंचाई पे बैठे सी हो? लेवल से। हाँ, सी लेवल से, समुद्र स्तर जिसको कहते हैं, है ना? क्योंकि समुद्र का जो लेवल है ना उसको हमने जीरो मान लिया। यस सर। अब कश्मीर में, हामिद, श्रीनगर में इसकी मीन सी लेवल जो होगा वो अलग होगा। यस सर। हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारा मीन सी लेवल अलग होगा, ठीक है? यस सर। सुखदेव का मीन सी लेवल जो होगा वो जो उसकी ऊंचाई होगी मीन सी लेवल से वो अलग होगी, ओके। और जो कर्नाटका में उनकी मीन सी लेवल से ऊंचाई जो होगी वो अलग होगी। अलग अलग जगहों की अलग अलग होगी। जो लखनऊ वाले हैं उनकी ऊंचाई जो होगी वो समुद्र स्तर से अलग होगी। आप देख सकते हो गूगल के अंदर में अपना हाइट जो सी लेवल से आप कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो, गूगल में मिल जाती है आपको। अच्छा, चलो। यस सर। अब अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो हमारा सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? सबसे ऊंचा पॉइंट जो अर्थ सरफेस का पॉइंट है, सबसे ऊंचाई कहां पर है? 8,850। कुछ लोग अभी भी 8,848 ही लिखते हैं क्योंकि अभी वेल एक्सेप्टेड नहीं है। तो 8,850 मीटर, ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट है, नहीं है? इससे ऊपर तो कुछ नहीं है ना सरफेस के ऊपर, अर्थ के ऊपर? इससे Yes, ज्यादा sir. ऊंचाई पे तो कुछ है ही नहीं ना। यस सर। ये हमारा मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है अर्थ सरफेस के ऊपर। मेरे ख्याल से क्लास में मुझे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 8,000 ये किसका पॉइंट है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हो और कोई लेमैन व्यक्ति अगर आपको पता चलता है कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपसे पूछ लेगा, जरा बताइए जरा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं ना सुखदेव और हामिद और डॉक्टर छानू, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर उनके पड़ोसियों को या उनके रिश्तेदारों को ये पता होता है ना कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होता है, तो उनको वो क्वेश्चन बहुत पूछने लगते हैं, है ना? वो क्वेश्चन बहुत पूछने लगते हैं और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं, ओके, और ज्यादातर उनके क्वेश्चन बड़े फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, ओके, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो तुरंत उनकी तरफ से आपको एक रिप्लाई सुनने को मिलता है, अरे IAS की तैयारी कर रहे हो, इतने का भी जवाब नहीं दे सकते। यस सर। ये सुनने को बहुत मिलता है, दोस्तों में भी सुनने को मिल जाता है कि अगर यार दोस्तों को पता चलता है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको कई बार दोस्त लोग भी ये कमेंट मार देते हैं, टॉन्ट मार देते हैं कि तैयारी कर रहा है, तुझे इतना भी नहीं पता। ओके, क्या तैयारी कर रहा है तू, टाइम बर्बादी कर रहा है। चलिए, तो अब देखो सर, ये 2 मीटर बढ़ गया है क्या एवरेस्ट की हाइट? बेटा 8,848 कुछ डेटा के अंदर में 8,000 अभी जो था ना, इसको थोड़ा सा इसकी हाइट को माना गया है कि 2 मीटर इसका इंक्रीमेंट आ गया है, लेकिन अभी भी साइंटिफिक लिटरेचर्स में बहुत ज्यादा पब्लिश नहीं हुआ है। ओके, अभी भी इस पे डाउट चल रहा है कि ये जो 2 मीटर हाइट है वो स्नो कवर की वजह से है या एक्चुअल में जो उसका बेस है वो 2 मीटर राइज करा है। तो हाँ, तो अभी इस पे अभी हम मान के 8,848 भी लिखोगे, 8,850 भी लिखोगे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपका कि दोनों रख दिए कि 8,848 और 8,850। अगर ऐसा किसी ने क्वेश्चन बनाया है तो जरूर वो घर में किसी से लड़के आया होगा और उसने आपसे दुश्मनी निकाल ली है।
ठीक है? सर हाँ, वो उसने आपसे दुश्मनी निकाली। यस सर ठीक है, तो कभी कभी एग्जामिनर कुछ ऐसे भी होते हैं, घर में लड़के आए और सारा गुस्सा क्वेश्चन बनाते वक्त निकाल डाला, पूछ लिया कुछ भी आपसे उल्टा सीधा कि गब्बर सिंह के बाप का नाम बताओ। ठीक है, अब ढूंढ के लाओ हाँ, सर। गब्बर सिंह के बाप का नाम ढूंढ के लाओ। और मान लो पता भी चल जाए तो फिर ये भी पूछ लेगा गब्बर सिंह के दादाजी का नाम बता दो, चलो गब्बर हाँ सिंह, सर, वो पूरा गुस्सा निकालना है ना? हाँ ओके, तो अब देखो इस चीज को समझो, है क्या कि इसके अंदर में अब ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब चलो इसके बीच बीच में भी कई सारे हमारे पॉइंट होंगे, हम कंचनजंगा की बात करें या धौलागिरी की बात करें या नंदा देवी की बात करें, तो ये भी तो कुछ हमारे पॉइंट है नहीं है। माउंट केटू की भी अगर हम बात करें तो कई सारे पॉइंट होंगे नहीं होंगे इसी इक्विवेलेंट ऊंचाई के आसपास के, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसे। फिर हम अगर आप नीचे आते हैं तो हम घाटियों में आ जाते हैं नीचे की तरफ। ओके, हम श्रीनगर में आ गए, हामिद के तरफ। ओके, फिर उसके बाद अगर हम आते हैं तो फिर हम और नीचे की तरफ आ जाते हैं, मनाली वनाली साइड के अंदर में। ओके, और फिर अगर हम चलते हैं तो फिर और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो हमारे जो प्लेन एरियाज हैं वो आ जाते हैं हमारे, यस सर जो भारत के उत्तर के मैदान हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, वो आ जाते हैं। और ये नॉर्दर्न प्लेन समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं। ओके, ये समुद्र की तरफ धीरे धीरे करके इनकी ऊंचाई बढ़ रही होती है। ओके, और ये मीन सी लेवल है, और उसके बाद इनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया आ जाएगा। ओके, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होगी वो आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाएगी, ढलान आ जाएगी। फिर उसके बाद सी का एक मैदानी भाग आएगा, उसके बाद ट्रेंच जो होगी वो आ जाएगी आपकी। ट्रेंच जो गर्त है ना समुद्र के अंदर में, जो गर्त Yes, पाई sir. जाती है, मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, आप जानते हैं ना। जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, 8850 माउंट एवरेस्ट। और जो Yes, sir. मरियाना ट्रेंच है वो हमारी सबसे डीपेस्ट है। उसमें जो, Yes. हाँ, जो उसमें डीप्स है ना, एक्चुअली होता क्या है ना बच्चों, जो ट्रेंच होती है ना वो इसकी जो आकृति होती है ना उस तरीके की होती है। जो ट्रेंच होती है उसमें कई सारे डीप पॉइंट्स होते हैं, ये भी एक डीप कहलाता है, ये भी एक डीप कहलाता है, ये भी एक डीप कहलाता है, ये भी एक, तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं। ओके, ये सब डीप्स कहलाते हैं। ये चैलेंज, ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप जो है ना, ओशनोग्राफर डीप, कई सारे नाम पड़े हुए हैं उनके। ओके, तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो आपको मिलेगा वो मरियाना ट्रेंच के अंदर में मिलेगा आपको। ओके, अब ये जो कर्व हमारा बनता है ना पृथ्वी का, इसको हम बोलते हैं हिप्सोमीट्रिक कर्व। मीट्रिक कर्व। ओके, अब मुझे तुम ये बताओ कि सबसे ज्यादा, अब देखो वायुमंडल का अगर हम बात करें तो वायुमंडल, अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कहां पे, मैंने एक पॉइंट कहा आपसे ए, एक पॉइंट कहा आपसे बी, एक पॉइंट आपसे सी कहा, और एक पॉइंट आपसे डी कहा। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पर होगा निधि, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कहां पे फील होगा? Point A, sir. है, Point A, sir. हाँ ए ए पर पे होगा। होगा, क्योंकि ए का जो कॉलम की हाइट है ना, यहाँ पे जो लगने वाले कॉलम की जो हाइट है आइडियल कंडीशन में ए पर होगा। फिर उसके बाद कहां पर होगा, बी पर होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम की हाइट रिलेटिवली कम है। मान लो हमने कहा कि ये हमारी एंड पॉइंट है एटमॉस्फेयर का, तो यहाँ पे कॉलम की हाइट कहां तक आ गई, यहाँ तक आ गई, है ना। Yes, sir. और हमने कहा कि इसके अंदर में और, तो अगर आप जैसे जैसे अगर आप इस हिप्सोमेट्रिक कर्व के ऊपर मूव करोगे तो आप देखोगे कि ए से तो मैक्सिमम प्रेशर कहां पर होगा, ए पर होगा, फिर उसके बाद बी पर होगा, फिर उसके बाद सी पर होगा, फिर उसके बाद डी पर होगा। ये होगा नहीं होगा? Yes, sir. अब मान लो सपोज करो सुखदेव, तुम ए से निधि ए से मान लो तुमने प्लान करा कि दिल्ली से, सपोज करो तुमने प्लान करा कि चलो हम एक काम करते हैं, कोलकाता से जो है वहां से हम चलना प्रारंभ शुरू करते हैं और हम चलते हैं ऊंचाई की तरफ में। तो आपको क्या फील होगा, जैसे लद्दाख के एरियाज में अगर आप जाते हो, ऊपर ऊंचाई में लद्दाख के एरियाज पे अगर आप जाओगे तो आपको प्रेशर कम होने लगेगा, नहीं होने लगेगा? अगर आपने Yes. कभी पहाड़ों की सफर करा हो तो कभी आपने देखा है जैसे पहाड़ की चढ़ाई करना शुरू करते हैं तो कान बंद हो जाते हैं। Yes, sir. कान बंद हो जाते हैं ना, वो इसी वजह से होता है कि जो बाहर का प्रेशर होता है और आपका जो इंटरनल बॉडी प्रेशर जो होता है उसमें एक बैलेंस नहीं बन पा रहा होता। और आप ये कह सकते हो कि बाहर का प्रेशर कम हो जाता है और इंटरनल बॉडी प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। और जब इंटरनल बॉडी प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो कान की जो नसें होती है ना वो फूल जाती है। Sir, flight में भी होती है ना सर, फ्लाइट flight में भी होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हो जाता है, Yes, sir. कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके,
तो अब ये होता किस में, अब मान लीजिए सपोज करो कि अगर आप बहुत, अभी तक तो क्या होता है कि आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज कर जाती है, थोड़ी देर बाद एक पॉक साउंड सी आती है, पॉप सी साउंड आती है, फिर आपका सब कुछ सही हो जाता है ना, थोड़ी देर बाद आपका सही हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लीजिए अगर आपका प्रेशर जो है, बाहर का प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाता है, ओके, तो क्या होगा, अंदर का जो बॉडी प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा बाहर के प्रेशर की तुलना में। भी हार्ट लगातार पंप कर रहा है, नहीं कर रहा? यस सर, यस सर। तो अंदर हमारी जो बॉडी है उसका भी ब्लड का प्रेशर जिसको हम बोलते हैं ना, तो ब्लड Yes, का sir. प्रेशर अगर ज्यादा हो जाएगा तो जो नसें होंगी हमारी, जो वीन्स होंगी, वो Yes, फट sir. जाएंगी। यस सर, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जहाँ पे पतली और बारीक नसें होंगी ना वो जल्दी फट जाएंगी, वो ज्यादातर ब्रेन के अंदर में आप देखोगे तो आपका होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में क्या होगा, हैमरेज होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस जो होंगे वो ज्यादा होंगे, या आपको नोजिया या ये सब फीलिंग जो होती है ना वो आपको आने लगती है, ठीक है, जिसको कई बार हम लोग हाइट सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। ओके, कई लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है ना। और कई बार ये भी होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे एयर जो होती है वो रेयरर, डेंसर की जगह रेयरर होती जाती है। यस सर। ओके, तो इसलिए ये भी होता है कि जो एक बार के इनहेल में जितनी आप ऑक्सीजन ले रहे थे ना, उतनी आपको लद्दाख में जाके एक बार के इनहेल के अंदर में आपको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है। जैसे आप जाते हो ना खरदुंगला, जैसे आप क्रॉस करते हो तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो कई बार लोग जो होते हैं ना, एक्लेमेटाइज होने के लिए या उस चीज को एक्लेमेटाइज करने के लिए अपने आप को थोड़ी देर वेट करते हैं, धीरे धीरे करके अगर वो हाइट को स्केल कर रहे हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं आती। और एकदम से आप एकदम से हाइट को स्केल करने की कोशिश करते हो तो लोगों को सिकनेस जो होती है ना वो हो जाती है। कारण क्या होता है कि वहां की एयर जो होती है वो काफी रेयरर होती है, काफी काफी रेयर एयर है, रेयरर है, डेंसिटी ऑफ द एयर जो है वो रिलेटिवली कम है। तो एक इनहेल में जितनी आपको ऑक्सीजन मिलती है ना, उतनी ऑक्सीजन आपको मिल नहीं पाती है। तो आपकी बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन जो होता है ना उसकी कमी हो जाती है, ओके, जिसको हाइपोक्सिया कह सकते हैं, वो आपको होने लगता है। तो उसके बाद आपको नोजिया, वॉमिटिंग और ये सब चीजें जो होती हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे जब लोगों की ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा तो लोगों के अंदर में यही थी ना सिचुएशन, लोगों के अंदर में यही डेवलप हो जाती थी। लेकिन ये सिचुएशन हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है, अगर हम थोड़ी देर उस सिचुएशन के अंदर में रहते हैं तो हमारे लंग्स जो होते हैं उसी हिसाब से चीजों को अडेप्ट कर लेते हैं और हम ज्यादा ब्रीदिंग करने लगते हैं। ओके, ब्रीदिंग जो होता है ना, ब्रीदिंग रेट जो होता है वो हमारा बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा है सर, है ना। ब्रीदिंग रेट जो होता है ना वो ज्यादा होने लगता है। जैसे आप पहाड़ों की चढ़ाई कर रहे होते हैं ना तो भी आपको कभी कभी लगता है ना कि ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ जाता है। ओके, तो ये एक प्रोसेस, ये एक सिस्टम है। तो इसी को हम प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं। ओके, अब एक चीज मुझे बताओ, अब इसके इसी के अंदर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि एक चीज को और ध्यान रखना है आपको कि नीचे की जो एयर होगी वहां पे डेंसिटी जो होगी वो रिलेटिवली ज्यादा होगी, जो भारी गैसेस होंगी वो सारी की सारी नीचे की तरफ होंगी और ऊपर की तरफ क्या होंगी, हल्की गैसेस होंगी। तो इस कॉलम के अंदर में जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ द एयर जो होगी वो भी कम होती जाएगी। डेंसिटी ऑफ एयर जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ द एयर जो होगी वो कम हो जाएगी। यानी कि वायु की जो सघनता हो, वायु की जो घनत्व है वो भी रिलेटिवली कम हो जाता है। पॉइंट क्लियर है? यस सर, पॉइंट क्लियर है? जी सर। है ना। तो हमेशा दो चीजें हमें ये कॉन्सेप्ट जो है ना आप हमेशा ध्यान रखना कि ऊंचाई के साथ साथ दाब जो होता है या प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, साथ ही साथ डेंसिटी ऑफ द एयर जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो सरफेस पे जो एयर होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो उसकी डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। ओके, तो आप ये कह सकते हो कि वो वायुमंडल जो होगा वो विरल होता जाता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं। ओके, एक मिनट जरा मैं चार्जिंग पे लगा दूं लैपटॉप को। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डेंसिटी ऑफ द एयर जो होती है उसमें भी वेरिएशन आ जाता है। चलिए लौट के हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके,
एक्सटेंट। ओके, हम लोग को जिस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करे थे उस पे आ जाते हैं। ओके, अब चलिए, तो इसमें हम एक्सटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वायुमंडल जो है उसकी ऊंचाई कहाँ तक जाती है। तो हम लोग ये एक्सटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर जो है ना उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अब इसके बाद समझिएगा कि एटमॉस्फेयर जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर जो होता है स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अपर लिमिट इज अनडिफाइंड और एयर प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट। इस पॉइंट को समझाने के लिए हमने काफी टाइम ले लिया। यस और अगर हम देखें तो वो सी लेवल पर जो प्रेशर होता है वो 1000 MB के आसपास होता है, मिलीबार जो होता है ना उसके आसपास होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है। यस सर। ओके, और हमने एक चीज को देखा है कि लगभग 5.6 किलोमीटर की हाइट पर जाने पर, लगभग 5.6 या 5.5 किलोमीटर की हाइट पर जाने पर ये प्रेशर केवल 50% रह जाता है सी लेवल का। सी लेवल का जो प्रेशर होता है उसका 50% रह जाता है। और 16 किलोमीटर के बियॉन्ड जाने पर ओके हम देखते हैं कि ये केवल 90% केवल 50% रह जाता है। और अगर हम देखें तो अगर हम 16 किलोमीटर बियॉन्ड चले जाते हैं तो प्रेशर जो होता है केवल 10% रह जाता है। अब यहाँ पे एक दो चीज और आप ध्यान रखिएगा कि हमारे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं या वॉल्यूम है हमारा एटमॉस्फेयर की गैसेस का, उसका केवल 50% अगर हम प्रेशर के टर्म्स में भी अगर हम कैलकुलेट करें तो भी हम कर सकते हैं और वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम करें तो भी हम कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस का, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस का 50% जो है वो 5.5 किलोमीटर तक की हाइट का है और 90% जो है वो 16 किलोमीटर तक मिल जाता है। और 100 किलोमीटर के बाद जो गैसेस है ना हमारी वो केवल कितनी रह जाती है, 0.00003% ही रह जाती है। 1% मतलब कोई मतलब ही नहीं है, इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया बच्चों कि हमारे वायुमंडल का हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका 50% भाग जो है वो कितनी ऊंचाई तक है, उसका जो 50% पार्ट है वो कितनी ऊंचाई तक है, 50% पार्ट जो है वो 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ओके, और 90% जो आपको मिल जाता है वो 16 किलोमीटर तक मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अधिकांश या जो हमारा मैक्सिमम एटमॉस्फेयर है वो कहां तक है, 16 किलोमीटर तक है। उसके बियॉन्ड क्या होता है, गैसेस बहुत रेयरर हो जाती है। ओके, या आप ये कह सकते हो डेंसिटी ऑफ द गैसेस जो होती है वो काफी कम हो जाती है। तो 16 किलोमीटर तक ही 90% एटमॉस्फेयर आ जाता है। और अगर हम 100 किलोमीटर की हाइट तक जाते हैं तो बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट हो जाता है और कितना परसेंट रह जाता है, 0.0003%। आप समझ सकते हैं कि इसकी ये जो वैल्यू है बहुत ही कम है। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को हम पढ़ते हैं तो उसको हम कई कॉन्टेक्स्ट के अंदर में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को। एक तो कंपोजिशन ऑफ गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वायुमंडल की संरचना जिसको हम कहते हैं, या इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से वायुमंडल की संरचना जो है उसको 3 पैरामीटर्स पे हम कैसे स्टडी करेंगे। ओके, अब कंपोजिशन ऑफ द गैसेस, अगर एक छोटा सा इसको हम देखें तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कंपोजिशन ऑफ द गैसेस या डेंसिटी ऑफ द गैस या प्रेशर जो होता है उसके पर्सपेक्टिव के अंदर में। अब आप एक चीज को देखो बच्चों, अगर आप इस कॉलम की अगर तुम बात करते हो, अगर आप इस कॉलम की बात करते हो तो इसमें देखोगे कि जब नीचे की तरफ हम देख रहे हैं तो एयर जो है वो ज्यादा डेंसर है। ओके, और अगर हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं एयर की डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि नीचे की तरफ जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें आपस में कोलिजन ज्यादा होंगे, होंगे या नहीं होंगे? यस सर। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होंगे वो भी कम हो जाएंगे। ओके, और किसी भी जगह के जो हम प्रेशर को, आप जानते हैं ना कि किसी भी प्रेशर की फीलिंग जो होती है, या कोई भी अगर एक कंटेनर है, ओके, एक कंटेनर है, उसके अंदर में जो अगर आपने गैस भर दी तो ये जो गैस जितनी उसकी वॉल के साथ टक्कर करेगी, जितनी टक्कर लगेगी, वही उसके प्रेशर का मेजरमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता? यस सर। प्रेशर का मेजरमेंट हो जाएगा। ओके, अब अगर टक्करें ही कम होंगी, कोलिजन ही वॉल्स के साथ कम होगा, तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी कम हो गया। यस सर। ओके, जैसे अगर मैं छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आजकल तो ज्यादातर लोगों के घरों में पाइपलाइन गैस आती है, गैस पाइपलाइन लगी हुई होती है, लेकिन पहले क्या था कि लोग जो होते थे ना सिलेंडर्स यूज करते थे, आज भी करते हैं, बहुत बड़ी संख्या के अंदर में आज भी लोग सिलेंडर्स को यूज करते हैं।
तो जब सिलेंडर खाली हो जाता है तो आप उसको रिफिल के लिए भेजते हैं, होता नहीं होता? जब सिलेंडर Yes. खाली हो जाता है उसको रिफिल। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जब आप सिलेंडर को रिफिल के लिए भेजते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है एक्चुअल में? जब आप सिलेंडर को रिफिल के लिए भेजते हैं तो उसके अंदर में होता क्या है? मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूं उस चीज का, कि जब आप सिलेंडर को रिफिल के लिए भेजते हैं तो वो गैस से पूरा भरा हुआ होता है। बस फर्क इतना होता है कि जो टक्कर लग रही थी ना वो क्योंकि गैस की जो वेट है या जो गैस का जो मेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो रिलेटिवली कम हो गए। ओके, तो जिसकी वजह से कम टक्कर हो रही है। और होता क्या है कि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और गैस सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है दोनों आपस में बराबर हो गए। ओके, दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। और जब बराबर होने के कारण अंदर की गैस जो होती है वो बाहर नहीं आ पा रही। बात आई समझ में या नहीं आई बात समझ में? गैस सिलेंडर से तभी तक बाहर निकलेगी जब तक गैस के सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है। Yes, sir. ओके, और कोई भी गैस चाहे एटमॉस्फेयर के अंदर में ही बात कर लो यार, अगर किसी जगह हाई प्रेशर है और किसी जगह लो प्रेशर है तभी गैसेस का मूवमेंट होगा। Yes, sir. Yes, sir. अदरवाइज गैसेस का मूवमेंट ही नहीं होगा ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, अदरवाइज गैसेस का मूवमेंट ही क्यों होगा? अरे गैसेस क्या है? फ्लूइड है। गैसेस क्या है? फ्लूइड है, नहीं है? जी फ्लूइड हम सर। किसको कहते हैं? विच कैन फ्लो इजीली। Yes, sir. और गैसेस का मूवमेंट कैसे होता है? प्रेशर डिफरेंसेस के कारण होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। इसी तरीके से सिलेंडर के अंदर में हाई प्रेशर है, बाहर की तरफ लो प्रेशर है, तब तक गैस निकलती रहेगी। लेकिन जब दोनों तरफ के प्रेशर बराबर हो जाएंगे गैस का फ्लो रुक जाएगा और आप कहोगे टंकी खाली हो गई, Yes, sir. Yes, sir. सिलेंडर खाली हो गया। जी सर। ओके, फिर आप रिफिल के लिए भेजोगे। जी सर। कई बार लोग बेवकूफी कर देते हैं कि खाली सिलेंडर को सोचते हैं अंदर भी खाली है और उसमें वेल्डिंग करने लगते हैं और सिलेंडर फट जाता है ना? कई Yes, लोग sir. करने लग जाते हैं। तो उसका तरीका यही होता है कि आप पहले उसमें पानी भर, उसको एक तरीके से करा जाता है कि पहले वैक्यूम से सारी गैस निकाली जाती है और फिर उसके बाद उसमें पानी भरा जाता है, फिर उसके बाद उसको काटा जाता है या जो भी उसका बनाना होता है। जी ओके, सर। तो कहने का मतलब ये है कि एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नीचे की तरफ ज्यादा डेंसर है और ऊपर की तरफ क्या होते जाते हैं? एयर मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो नीचे की तरफ ज्यादा है। ओके, और ऊपर की तरफ डेंसिटी जो होती है वो कम होती जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि डेंसिटी जो होती है, ये ग्राफ को आप देखिएगा, ये जो डेंसिटी है वो रिलेटिवली आप देखेंगे नीचे की तरफ जो है डेंसिटी जो है, अगर आप एयर डेंसिटी की अगर आप बात करेंगे, ओके, तो डेंसिटी जो है वो रिलेटिवली कम होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं ना, ये ऊंचाई वाला है, Yes, sir. तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो वैसे वैसे एयर डेंसिटी कम होती जाती है। और जब एयर की डेंसिटी कम हो रही है तो साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि जो प्रेशर है वो भी कम होता जाएगा। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? डेंसिटी भी कम हो जाती है, एयर का प्रेशर भी कम हो जाता है। ओके, तो ये हमारे लिए एक वायुमंडल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर में ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर में ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग जो है वो हमारी बन जाती है। ओके, अब इसी के साथ साथ हम लोग एक चीज देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सामने आपका स्लाइड है, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद ऑल्टीट्यूड। अब तुम एक चीज को समझो कि माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई आप जानती हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है कि 8,848 हमने ले लिया। ओके, Yes, इसकी sir. ऊंचाई हमने ले ली, अभी मैंने आपको करके बताया था ना, ये हमने इसकी Yes, sir. ऊंचाई ले ली 8,848 या 8,850, जो भी आपको लेना है वो आपकी उसके ऊपर है। ओके, 2 मीटर से माउंट एवरेस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, तो आप Yes, ले लो sir. इस चीज को 8,850, या हमारी क्लाइमेटोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है माउंट एवरेस्ट को फर्क पड़ जाए कि तुमने मेरी हाइट जो है वो 2 मीटर कम कर दी। ओके, तो लेकिन हमारी क्लाइमेटोलॉजी में ऐसा कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो 8,850 है। अब तुम देखो एक चीज को कि जो सी लेवल है वहां पे कितना है प्रेशर, जो है सी लेवल पे प्रेशर कितना है? 1,000 MB है ना, 1000 MB. 1000। और तुम जैसे जैसे माउंट एवरेस्ट की तरफ गए हो ना, अब तुम देखो यहाँ पे कितना हो गया? 500 MB। और ये 500 MB की लाइन कहाँ से आ रही है? 5.5 किलोमीटर पे। यही हमने अभी डिस्कस करा था ना, करा था। Yes, sir. Yes, sir. तो प्रेशर कितना रह गया? 50% रह गया। तो Yes, जब sir. प्रेशर 50% रह गया तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे
जो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस है उसका भी कितना रह गया, 50% रह गया। यस सर। और जब हम माउंट एवरेस्ट की हाइट पे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट की हाइट पे अगर हम पहुंचते हैं तो आप ये देखोगे कि हमारी जब माउंट एवरेस्ट की हाइट पे हम हैं तो ऑलमोस्ट कितना रह गया माउंट एवरेस्ट की हाइट पे जाके, ओके कितना रह गया, 30%, 30%, 300 रह गया ना, तो 30% रह गया। और यस अगर सर, आप, यस सर। हाँ, और अगर आप और ऊपर की तरफ जाते हो तो अगर आप 16 किलोमीटर के आसपास आ जाते हो, जैसे हमने पीछे डिस्कस करा था, तो ये कितना रह गया, ओके केवल 90% रह गया। मतलब Yes, sir. नीचे की नहीं, नीचे 90% रह गया, केवल 90%, मतलब केवल 10% रह गया आपका। और Yes, जैसे sir. जैसे आप जाते हो, आप देखो ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है। यस ठीक है, सर। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द गैसेस कम हो जाती है, और डेंसिटी ऑफ द गैसेस कम होने के कारण वेट जो होता है वो कम हो जाता है। और फिर दूसरी बात, गैसेस के बीच में जो कॉलिजन्स होते हैं वो भी रिलेटिवली कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि प्रेशर जो होता है, जो एक्सर्टेड प्रेशर जो होता है वो रिलेटिवली कम हो जाता है। तो मेन पॉइंट तो यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में कि ऊपर जो गैसेस हैं वो रिलेटिवली कम है, नीचे की तरफ डेंसिटी ज्यादा है, ओके नीचे हमारी डेंसिटी ज्यादा है, तो एक्सर्टेड फोर्स भी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे एक्सर्टेड जो वेट होगा वो रिलेटिवली कम हो जाएगा। और प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। यस सर। और यहाँ पे फोर्स क्या है, वेट mg, ओके। तो इसलिए हाइट पे जाने पे डेंसिटी कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, ओके। ये एक बेसिक फंडा है जो आपको क्लाइमेटोलॉजी में हमेशा याद रखना है, ओके। जब भी आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसके अंदर में हमेशा आपको याद रखना है, ओके। यस सर। अब एक चीज को आपको और ध्यान रखना है कि हम इसी बेसिस पर हम एक और करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द गैसेस के बेसिस पर है ना, हम जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है बच्चों, जो वायुमंडल की संरचना है उसको 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो कंपोजिशन ऑफ द गैसेस, और एक हम पढ़ते हैं उसकी थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, और एक हम उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे पढ़ते हैं। ये आपस में ओवरलैप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग है, ये आपस में ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि एक सर्टेन हाइट तक, लगभग 90 किलोमीटर की हाइट तक, लगभग 90 किलोमीटर हम मान के चलें, लगभग 90 किलोमीटर की हाइट तक जो कंपोजिशन ऑफ द गैसेस है वो लगभग सेम रहता है, जैसा सरफेस पे होता है वैसा ही ऊपर मिलता है आपको 90 किलोमीटर की हाइट तक। मतलब समझे, नहीं समझे? मैंने आपसे कहा कि 90 किलोमीटर, लगभग लगभग 90 किलोमीटर की हाइट तक, 0 से लेकर 90 किलोमीटर की हाइट तक कंपोजिशन ऑफ द गैसेस जो होता है वो सेम रहता है, यस सर। ओके। डेंसिटी वेरी कर सकती है, ध्यान रखना, कंपोजिशन ऑफ द गैसेस सेम रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है और ऑक्सीजन उसके बाद है, तो 90 किलोमीटर के आसपास भी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद आर्गन है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि इतनी हाइट पे नहीं होती। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो जो यहां पर है वही परसेंटेज यहां पर है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। अरे भाई मेरे यहाँ पे 1000 वैल्यू है, ओके। और मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन जो है वो 71% या 72% है, ओके। तो इसका 71 यस पर सर। 710 नाइट्रोजन होगी, ठीक है। यस 28 सर। 280 के लगभग ऑक्सीजन होगी इसके अंदर में। अब मैंने आपसे कहा यहाँ पे 100 है, और मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर में 72 नाइट्रोजन है, 71 नाइट्रोजन है, 28 जो है वो ऑक्सीजन है। अरे परसेंटेज तो उतनी ही रही ना। यस सर। नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो 1000 की जगह पे 100 हो गए, लेकिन जो रिलेटिव परसेंटेज है वो सेम है। यस सर। तो इसलिए इस पूरे एरिया को हम एक क्या बोलते हैं, होमोस्फेयर कहते हैं। पूरे एरिया यस को क्या सर। बोलेंगे, होमोस्फेयर कहते हैं, ओके। और इसके बाद जो होता है, ये जो कंपोजिशन जो होता है ना, ये जो कंपोजिशन है गैसेस का, ये चेंज हो जाता है, और उसके बाद अलग अलग लेयर में जो होती है गैसेस बनने लगती है। गैसेस जो होती है ना, जैसे आपको अलग अलग लेयर में गैसेस जो होती हैं वो आपको पाई जाने लगती है, और उसको हम बोलते हैं हेट्रोस्फेयर। यस सर। हेट्रोस्फेयर। अब जहां तक 90 किलोमीटर तक तो सारी गैसेस मिलती हैं आपको, ओके। लेकिन उसके बियॉन्ड क्या होता है, गैसेस की लेयर बनने लगती है, अलग अलग गैसेस की लेयर आपको मिलने लगती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर। सुखदेव समझ में आई बात?
सुखदेव, सुखदेव जी निकल लिए? ओके जी सर। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं। तो हेट्रोस्फेयर कहलाता है, ये हेट्रोस्फेयर कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है आपका? होमोस्फेयर कहलाता है। ओके, अब इसी तरीके से हम एक और डिवीजन कहते हैं, एक और हमारा वो है, कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं, हम थर्मल लेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लेके चलते हैं। थर्मल लेयर का मतलब जिसको हम थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बात कर रहे होते हैं। तो हिंदी बताते चलिए समझिए। हाँ, थर्मल लेयर बेटा उसको कहते हैं जो तापीय परत है, तापीय यस तापीय परत जो होती है। थर्मल का मतलब भी बेटा तापमान से, हीट से है। यस Okay? सर। तो अब ये क्यों है, किस वजह से है, ये हमने कैसे देखा इस चीज को लेके। ओके, तो उसके बेसिस पे देखो, हमने एक चीज को ऑब्जर्व करा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है बच्चों, उसमें हर जगह एक जैसा तापमान नहीं है। ओके, टेम्परेचर जो है वो एक जैसा नहीं है, टेम्परेचर में वेरिएशन आते हैं। पहले टेम्परेचर घटेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर घटेगा। इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में पाई जाती है। क्लियर है? यस सर। जो सरफेस का टेम्परेचर है वो हाइट पे कोई जरूरी नहीं कि वैसा टेम्परेचर हो, टेम्परेचर में एक वेरिएशन देखे जाते हैं विद द हाइट। तो उसके बेसिस पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको हम कई सारी लेयर्स जो होती हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं टेम्परेचर प्रोफाइल के बेसिस पर। ओके, और उनको हम क्या कहते हैं, तापीय परत के नाम से जानते हैं, या ऊष्मीय परत जो होती है उसके नाम से हम उसको जानते हैं। थर्मल लेयर्स जो होती हैं उसके नाम से जानते हैं। और सबसे नीचे की जो थर्मल लेयर होती है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जिसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। लोकेंद्र, जिसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। यस सर। फिर उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर जिसको समताप मंडल के नाम से जानते हैं। हालांकि समताप मंडल जो वर्ड है वो अपने आप में गलत है एक्चुअली, क्योंकि तापमान नियत नहीं रहता। ओके, तापमान में परिवर्तन आते हैं, तो समताप मंडल जो वर्ड है वो सही नहीं है। स्तरी मंडल जो होगा वो ज्यादा कह पाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, स्तरी मंडल जो होगा वो ज्यादा कहना सही रहेगा। और इसके बाद जो हम देखें, उसके बाद मध्य मंडल आ जाता है जिसको हम मीजोस्फेयर कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो हमारा रीजन आ जाता है उसको हम बोलते हैं, जो उसके बाद जो हमारा 100 किलोमीटर के बियॉन्ड का जो रीजन आ जाता है, 100 किलोमीटर, या हम देखें तो जो हमारा रीजन है वो थर्मोस्फेयर के नाम से जानता है, ऊष्मा मंडल के नाम से जाना जाता है। और उसके बियॉन्ड जितना भी आता है उसको हम बहिर्मंडल कहते हैं, एक्सोस्फेयर जो होता है उसके नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो पहली कौन सी लेयर है थर्मल लेयर में? पहली ट्रोपोस्फेयर, दूसरी कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी कौन सी है? मीजोस्फेयर, चौथी कौन सी है? थर्मोस्फेयर, और पांचवी कौन सी है? एक्सोस्फेयर। लोकेंद्र समझ में आ गया? यस सर। तो लोकेंद्र अब मुझे बताओ, कंपोजिशन के बेसिस पर हमने कितने लेयर बनाई? दो तरीके की परत बनाई। क्या बनाई? होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर। ठीक है, होमोस्फेयर या हेट्रोस्फेयर। ओके, और हमने टेम्परेचर के बेसिस पे कितनी, हमने स्ट्रक्चर में कितनी परतें बनाई? हमने 5। एक कौन सी होगी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब इसी तरीके से हम अपने एटमॉस्फेयर की इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है, ओके, उसके बेसिस पे भी हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि एक सर्टेन हाइट तक हमें कोई भी आयोनाइज जो गैसेस है ना, आयोनाइज एटम्स जो है ना, वो हमें आयोनाइज्ड या चार्ज पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं। ओके, लेकिन जब हम एक सर्टेन हाइट को क्रॉस करते हैं, हम एक सर्टेन हाइट को जब हम क्रॉस कर जाते हैं, तब हम एक चीज को देखते हैं कि हमारे जो चार्ज पार्टिकल्स है ना, जो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी परसेंटेज बढ़ने लगती है। तो जो जहां पे चार्ज पार्टिकल्स नहीं मिलते उसको हम नॉन आइनोस्फेयर कहते हैं, और जिसके बियॉन्ड आपको चार्ज पार्टिकल्स मिलने शुरू हो जाते हैं उसको हम आइनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर है। ओके, तो हम वायुमंडल को स्टडी करने के लिए, इस संरचना को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसको कई सारे पैरामीटर्स पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो पहला पैरामीटर कंपोजिशन ऑफ द गैसेस के, रिलेटिव कंपोजिशन ऑफ द गैसेस के, और इसके बेसिस पे हमने क्या क्या करा था? हमने क्या बोला? होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर के बेसिस पे हमने सबसे नीचे की परत कौन सी ली? ट्रोपोस्फेयर। हाँ, क्षोभ मंडल जिसको कहा जाता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको समताप मंडल।
समताप मंडल, किताबों में समताप मंडल ही लिखा हुआ है। ओके ओके, और फिर उसके बाद कौन सा आता है? मीजोस्फेयर, याद है? मीजोस्फेयर के बाद कौन सा आता है? थर्मोस्फेयर, ऊष्ममंडल। ओके, और उसके बाद कौन सा आता है? बहिर्मंडल, या जिसको हम एग्जॉस्ट। कितनी किसकी हाइट होती है वो हम लोग आगे देखेंगे कि किसकी कितनी, कौन सा मंडल जो है वो कौन सा स्फेयर जो है वो कौन सी हाइट तक मिलता है, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना समझना जरूरी है। और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने क्या करा? हमने दो पार्ट बना दिए, नॉन आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक आइनोस्फेयर। ओके, और डिफरेंस क्या है कि एक सर्टेन लगभग 90 किलोमीटर आप मान के चलो कि 90 किलोमीटर के बियॉन्ड जो होता है हमारा वायुमंडल जो होता है वो काफी चार्ज पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। ओके, तो जिसको हम आइनोस्फेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, तो अगर आप किताब खोलोगे या कहीं पे भी कोई एनसीईआरटी की बुक को आप खोलोगे तो ज्यादातर आपको ये 5 परतों के बारे में बताया गया होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ओके, लेकिन कई बार हम इसको मिस कर देते हैं, इसको मिस कर देते हैं, लेकिन आगे चल के जब हम बहुत सारी चीजों को पढ़ रहे होते हैं तब हमें दोबारा से इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर जो होती है उसको भी हमें देखना पड़ जाता है। तो अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हम एटमॉस्फेयर को 3 पार्ट के 3 तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3 पैरामीटर्स हैं। एक तो रिलेटिव कंपोजिशन ऑफ द गैसेस जो है वो क्या है, जहां पे रिलेटिव कंपोजिशन ऑफ द गैसेस जो है वो समान रहता है, एक जैसा रहता है। रिलेटिव परसेंटेज ऑफ द गैसेस जिस लेवल तक इक्वल रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? होमोस्फेयर कहते हैं। और उसके बाद जब गैसेस जो होती हैं वो अलग अलग लेयर में बनने लगती हैं, ऑक्सीजन की लेयर अलग हो गई, नाइट्रोजन की लेयर अलग हो गई, अलग अलग लेयर में हाइड्रोजन की लेयर अलग हो गई। ओके, तब हम उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोस्फेयर कहते हैं। फिर इसी तरीके से टेम्परेचर के बेसिस पे हमने 5 बनाई, समताप मंडल, सॉरी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ऊष्मा मंडल और एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने फिर 2 बनाई, नॉन आइनोस्फेयर और आइनोस्फेयर। वैसे नॉन आइनोस्फेयर मैंने अभी आपको नाम दे दिया, हालांकि कोई इसको नाम नहीं दे रखा किसी भी किताब के अंदर में, तो हम ये कह दिया गया कि जहां से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है उसको हम आइनोस्फेयर कहेंगे। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ओके, चलिए अब मैं इसको आपको एक दो जो है वो भी समझा देता हूं कि किस तरीके से हम इसको बारे में देखते हैं। ओके, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक डायग्राम से और समझिएगा। अगर आपके सामने डायग्राम है तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे ये इधर दोनों तरफ की 1 किलोमीटर में हाइट है, एक तरफ किलोमीटर में हाइट दे रखी है, इधर इधर माइल्स में दे रखी है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों तरफ हाइट का करा गया। ओके, अब तुम देखोगे कि एक सर्टेन हाइट के बाद से लगभग 60-70 किलोमीटर आप कह सकते हो आइनोस्फेयर जो होता है वो शुरू हो जाता है। ओके, ट्रोपोस्फेयर है आपका, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, ओके, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर टेम्परेचर के बेसिस पर है। यस सर। ये होमोस्फेयर रिलेटिव परसेंटेज ऑफ द गैसेस के बेसिस पे, यहाँ पे सारी परसेंटेज एक जैसी रहती है, यहाँ तक, इस हाइट तक। ओके, इस हाइट तक आप देखोगे तो परसेंटेज जो होती है वो लगभग 80-90 किलोमीटर तक एक जैसी रहती है। ओके, और इसके बियॉन्ड आप देखोगे तो पहले नाइट्रोजन की परत आएगी, फिर ऑक्सीजन की परत आएगी, फिर हीलियम की परत आएगी, फिर हाइड्रोजन की परत आएगी। तो ये क्या कहलाएगा? हेट्रोस्फेयर कहलाएगा। ओके, और यहां तक अगर आप देखोगे 60-70 किलोमीटर की हाइट तक, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलती, और इसके बियॉन्ड जो होती है वो सारा आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो देखने को मिलती है, और उसको हम क्या बोल देते हैं? आइनोस्फेयर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस सर, आ गए। ठीक है, तो मैं जहां तक समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बाकी की जो गैसेस हैं, ट्रोपोस्फेयर, वो सॉरी जो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर्स हैं, इनके प्रॉपर डिटेल के अंदर में हम कल की क्लास में करेंगे बच्चों। ठीक है? हेलो सर। हाँ हाँ प्लीज। आपने अभी सर वो ओजोन साइकिल बताया था ना सर, हाँ हाँ उसमें आपने बताया था कि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो क्लोरीन जो है वो हाँ, उसमें ऐड फ्री हो क्लोरीन एटम्स जो होते हैं, ओजोन बन जाता है। नहीं, फ्री क्लोरीन एटम क्या करता है ना, इसको समझ। वही सर, आप मेरी बात पहले सुनिए सर। हाँ हाँ सर मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना सर, मतलब क्लोरीन, फ्री क्लोरीन जो है हम्म। वो जब ऐड हो जाता है तब ओजोन बन जाता है सर। नहीं, वो जब ऐड होने से ओजोन नहीं बनता, वो क्या करता है? ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है। वही सर, उसी के मदद से वो ओजोन बन जाता है सर।
नहीं तो ओजोन कहीं नहीं, ना कहीं हम ये कह सकते हैं सर कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं वो हमको हमें हमें हेल्प करता है कि ओजोन बनने में, लेकिन अगर उनकी कंपोजिशन ज्यादा हो जाएगी तो फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी सर। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। खैर ये कॉन्सेप्ट तो खैर मेरे लिए बिल्कुल तुमने एक अलग सी बात मुझे बताई है। ओके, जो क्लोरीन के एटम्स होते हैं वो ओजोन को ब्रेक कर देते हैं। वैसे नॉर्मली जो ओजोन होती है, इसको समझने की कोशिश करना, वो नॉर्मली जो ओजोन होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज से ब्रेक होती है। समझ रहे हो? जी सर। नॉर्मली जो ओजोन होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, उससे ब्रेक होती है। ओके, जी लेकिन सर। जब क्लोरीन का एटम जो होता है वो ओजोन के साथ स्ट्राइक करता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएट सनलाइट जो होती है, उससे बन जाता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में क्लोरीन फ्री होता है तभी उसमें ऐड हो जाता है। हाँ, फ्री क्लोरीन तो हम छोड़ रहे हैं ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के थ्रू। एटमॉस्फेयर में होता नहीं है क्लोरीन। क्लोरीन की परसेंटेज तो एटमॉस्फेयर में नेग्लिजिबल होती है, लेकिन हम जो सीएफसीज यूज करते हैं ना अपने रेफ्रिजरेंट्स के अंदर में, जी सर। हाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर हम सर कैसे कह सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन की थिनिंग ऑफ द ओजोन हो जाती है सर? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप याली रिएक्शन देखो ना, याली रिएक्शन देखो हामिद, याली यस। रिएक्शन देखो। क्लोरीन है ये, यस सर। क्लोरीन ने ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करी और क्या यस बना सर। दिया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना दिया। क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अगर ये क्लोरीन का ओजोन का यानी कि जो फ्री ऑक्सीजन बनती थी वो क्या बन गई, उससे क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन गया। यस सर। ओके, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल था वो फ्री हो गया। अब दोबारा से अगर ऑक्सीजन बननी है तो ये ऑक्सीजन ओजोन बननी है, तो ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो फ्री ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ओजोन बनाएगा नहीं बनाएगा? यस सर। यस सर। लेकिन होता क्या है कि ये जो फ्री ऑक्सीजन है ये ही नहीं मिल पाती है। ये क्या करता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या करता है, इस फ्री जो भी वायुमंडल में उपस्थित फ्री ऑक्सीजन होती है ना, उसको भी यस सर। एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके साथ भी रिएक्शन करके क्या करता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देता है और खुद अपने आप में फ्री हो जाता है। अब ये फ्री हो गया दोबारा से। यस इस सर। पूरी प्रक्रिया में कहीं पे भी ओजोन बनी, केवल ओजोन टूटी है, और ओजोन टूट के किसमें चली गई, ऑक्सीजन में ही कन्वर्ट हो रही है ओजोन। यस सर। ओके, ऑक्सीजन में ही कन्वर्ट हो रही है ओजोन। अब होता क्या है कि ये जो क्लोरीन का एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है ओजोन को तोड़कर फिर दोबारा से फ्री हो जाता है, ठीक सर, अब मुझे आया समझ सर। फिर दोबारा से फ्री हो जाता है। ये फ्री हो गया नहीं हो गया, अब ये और ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, जी सर, फिर ये फ्री हो जाएगा और फिर फिर ये और ओजोन। करता रहेगा। और दूसरी बात होता क्या है ना, इनका एक रेजिडेंस टाइम होता है, ये वायुमंडल में लंबे समय तक रहते हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी ओजोन नहीं बन रही होगी, लेकिन ओजोन के बनने का रेट और ओजोन के टूटने का रेट जो होता है वो मिसमैच हो जाता है। जी तो सर। ओजोन ज्यादा ज्यादा टूट रही होती है, ज्यादा खत्म हो रही होती है बनने के कंपैरिजन में। यस सर। यस सर। यस सर, अब मुझे समझ आया सर। ओके, तो जिसकी वजह से थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर हो जाती है, वही और सर। जो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, ओजोन होल के नाम से जानते हैं। ओजोन होल का मतलब ये नहीं कि कोई छेद कर दिया किसी ने, उसका मतलब ये होता है कि थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? जी सर। जी सर, थैंक यू सर। देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, अब जैसे हम पढ़ते हैं ना, ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक कर देती है। यस हमने सर। पढ़ा नहीं पढ़ा? यस सर। यस सर। कैसे कर देती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। यस सर। यहाँ पे फिर एब्जॉर्ब कर लिया नहीं कर लिया, ओजोन फिर ब्रेक हो जाता है सर। ओजोन ब्रेक होके फिर दोबारा से ओजोन के मॉलिक्यूल बनते रहते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो ठीक ठीक। अल्ट्रावायलेट रेज जब ओजोन में एब्जॉर्ब हो गई तो आप तक पहुंचेगी ही नहीं ना, जी सर। जी सर। तो हार्मफुल रेडिएशन आप तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि हार्मफुल रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट है उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, ओजोन ने एब्जॉर्ब कर लिया, ओजोन नहीं। यस सर। इसलिए आप तक रेडिएशन नहीं पहुंचता वो। ठीक है, अगर ये आप तक पहुंचता तो सर्वाइवल ऑफ लाइफ पॉसिबल ही नहीं था। जी सर्वाइवल सर। ऑफ लाइफ जो है ना, देखो इसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से समझो। सबसे पहले तो ऑक्सीजन की ही हम बात करेंगे ना, कि ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो थी वो ब्रेक हुई, और ऑक्सीजन के ब्रेक होने से ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन एटम्स बने, और सिंगल यस ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और सिंगल ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन करके ओजोन की फॉर्मेशन होनी शुरू हुई। सर। ओके, यही तो। अब देखो कैसे हुआ, देखो हमारे हमारे जो एटमॉस्फेयर में है
उसमें ऑक्सीजन की फॉर्मेशन के दो प्रोसेस है। एक तो जो वाटर वेपर है ना, उसका sir. डिसइंटीग्रेशन हो जाता है हाइड्रोजन sir. और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन निकलना। ओके। फोटोकेमिकल डिसोसिएशन कहा जाता है इसे, सर, yes, और एक sir. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है सर, जिससे ऑक्सीजन बनती है। yes, sir. ध्यान रखना, केवल फोटोसिंथेसिस से जो आज हमारी ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट नहीं है। हमारी जो ऑक्सीजन बनी है वो और प्रोसेस जो है उनसे भी बनी, जिसको फोटोकेमिकल डिसोसिएशन कहा जाता है, Yes, sir, yes, sir. Water उससे भी हमारी ऑक्सीजन बनी है। yes, sir. नहीं तो प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन कैन नॉट बी क्रिएटेड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Yes, sir, yes, sir. There are other processes also involved in the creation of our oxygen, Yes, sir. and that could be a photochemical dissociation. And later on, the oxygen may have resulted into the combined with the oxygen atom, and it has resulted into the creation of an ozone. Yes, sir. Okay, और ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, वो ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हैं। Yes, sir, yes, sir. ओके, जी सर। और फिर ओजोन जो थिनिंग ऑफ द ओजोन है, उसमें वहां पर ओजोन की जो स्प्लिटिंग ऑफ द ओजोन वो ज्यादा होती है ओजोन के बनने से। हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू दी formation of the ozone. Yes, sir. Okay, so that is why we have a thinning of the ozone layer. Yes, sir. Now I got और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो होता है ना, बड़ा बदमाश होता है। जी सर। ठीक है, ये जी ओजोन को बर्बाद करके खुद फिर दोबारा से तैयार हो जाता है कि मैं और ओजोन को बर्बाद करूंगा। जी सर, जी सर। अगर मान लो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये तो खत्म, चलो ठीक है, तुम भैया ऑक्सीजन लेके कोने में पड़े रहो, ठीक है। जी सर। लेकिन प्रॉब्लम लेकिन यहाँ खत्म नहीं होती ना, कि ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ये जो सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन है ना, ये जो इधर है, ये ओजोन को बनाने में इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी खत्म कर देता है, खुद फ्री हो जाता है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देता है। सर क्लियर है पॉइंट? क्लियर सर, थैंक यू। और कोई डाउट किसी का? नो सर। किसी का कोई डाउट? मोनिरुल कहाँ से हो आप? आरामबाग से सर। कहाँ से बेटा? आरामबाग। ओके ओके ओके। और निधि, समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है। और भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट करो। ओके, कुछ लोगों के नेटवर्क के इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों के नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो ये है कि कोशिश करो कि और लोगों को कनेक्ट करो। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको क्लाइमेटोलॉजी। जी सर। चलो ठीक है यार, कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।